फैटी लीवर के ऊपर आज हम बहुत अहम गुफ्तगू करने वाले हैं। ऐसी मालूमाती गुफ्तगू है जो हर मुआलिज के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे तलबा जो साथी दोस्त यहाँ बैठे हैं उनके लिए भी, और हमारे वो व्यूवर्स जो बाद में हमें देखेंगे उनके लिए भी। फ़ैटी लीवर आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर मर्ज़ एक होता चला जा रहा है। हर तीसरा चौथा पाँचवा मरीज़ हमें फ़ैटी लीवर के अंदर मिल रहा है। और जब हम उसके इलाज मुआलजे में अतिब्बा साथियों से बात करते हैं, पूछते हैं कि वो क्या कर रहे हैं इलाज, तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की राय मिलती हैं। तो बाज़ लोगों ने इस इलाज को फ़ैटी लीवर को फ़िक्स भी कर लिया हुआ है कि बस फ़ैटी लीवर का नाम आते ही हमने फ़िक्स ये इलाज दे देना है, ये दवाएं दे देनी हैं। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस तरह से जो उसूल व कायदा कोई लोग बना लेते, क्या वो दुरुस्त है कि नहीं, और क्या वो बदन इंसानी और जिस्म के अंदर जो मसला है, जो मर्ज़ है, क्या वो उस पर पूरा उतरता है कि नहीं। तो उसको समझने से पहले हमें फ़ैटी लीवर को समझना होगा, और फ़ैटी लीवर को समझने से पहले हमें थोड़ा सा जिगर को, उसके काम करने के तरीके को समझना होगा। यहाँ हमने लीवर को ड्रॉ किया है, आपके सामने ही है। इस लीवर के अंदर आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के इन आउट मुख्तलिफ़ हैं जो जिसके बारे में हम आपको यहाँ बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो दिल की तरफ से जो खून आता है, ज़ाहिर है तमाम आज़ा को दिल के ज़रिए से खून पहुँचना है, और उसका एक विनस सिस्टम भी होगा जो वहाँ से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसको उसने वापस लेके जाना है, ताकि वो फिर फ़िल्ट्रेशन वगैरह के अमाल से गुजर सके। क्योंकि जब नीचे से यानी इन्फीरियर वेना केवा से और ऊपर वाला खून ऊपर से सुपेरियर वेना केवा के ज़रिए से दोनों कनेक्ट होकर के फिर दिल के अंदर दाखिल होते हैं सीधी जानिब से, और फिर उसके बाद दिल से पंप होते हुए हमारे पल्मोनरी सिस्टम में वहाँ गैस एक्सचेंजेस वगैरह के बाद फिर वो दोबारा हमारे दिल के लेफ़्ट साइड से पूरे जिस्म में सप्लाई हो जाती हैं। तो जब वो सप्लाई हो रहे होते हैं, एओर्टिक आर्च से जब ब्लड निकलता है तो उसके बाद उसने मुख्तलिफ़ आज़ा में पहुँचना है। उसी तरह जिगर को भी उसने खून की सप्लाई मुहैया करनी है, क्योंकि जिगर को भी ग़िज़ा की ज़रूरत है। जिगर को भी जो इसकी अद्वियात और जो हमें ज़रूरत पड़ेगी इसके इलाज मुआलजे की, वो भी इस तक पहुँचानी है, तो वो भी इस तक आनी है। इसके अलावा लिवर की ख़ासियत ये है, जो सबसे अहम बात होती है वो ये होती है कि इसको दो ब्लड सप्लाई होती हैं। एक ब्लड सप्लाई तो खून की होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आ रहा होता है, लेकिन दूसरी जो ब्लड की सप्लाई होती है वो हेपाटिक पोर्टल वेन के ज़रिए से होती है। हेपाटिक पोर्टल वेन का क्या काम है? हेपाटिक पोर्टल वेन हमारे मैदे में से, यानी कि हमारे पेट में से जो ग़िज़ा हज़म हो रही होती है, और वहाँ से भी ऐसे मवाद, ऐसा मटेरियल कि जो बकाया आंतों में जा कर के प्रोसेस होने की उसको ज़रूरत नहीं है, तो वो मटेरियल फिर वेंस के ज़रिए से हेपाटिक पोर्टल वेन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और फिर यहाँ से होकर के जिगर में प्रोसेसिंग के लिए मज़ीद यहाँ चला जाएगा। इसी तरह से स्प्लीन से, हमारे तिहाल से भी जो सेक्रेशंस तैयार होकर के आती हैं, जो दिफाई चीज़ें होती हैं, जिगर के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल आया हुआ होगा कोई किस्म का, उसको डिस्ट्रॉय करना है, ख़राब करना है, उसके लिए प्लेटलेट्स और WBCs प्रोवाइड करने का काम स्प्लीन का होता है। तो लिहाजा उसने लिम्फ की शक्ल में ये चीज़ें यहाँ प्रोवाइड करनी है, वो भी यहाँ से जानी है। इसके अलावा पेंक्रियास के अंदर से भी जो मवाद है वीनस सिस्टम से, और जो प्रोसेस होने के लिए उसका जिगर में जाना ज़रूरी है, तो वो भी यहाँ से जिगर में पहुँचेगा। और छोटी और बड़ी इंटेस्टाइन, हमारी आंतों से भी जो मवाद सेक्रेट कर लिया गया, चूस लिया गया है कुछ वहाँ से प्रोसेस होने के बाद, अब जो मटेरियल रेडी है लेकिन उसको फाइनल टच के लिए अब दोबारा लिवर में जाना है, तो वो भी किसके ज़रिए से जाएगा? वेन के ज़रिए से। वेन के ज़रिए से ही इसके अंदर जो सिस्टम होता है वेन का, वो ले जाने का सिस्टम सहल होता है हेपाटिक पोर्टल वेन का। तो इसलिए एक ब्लड की सप्लाई यहाँ से आ रही है और एक जो जिगर से ऑक्सीजनेटेड। इस पॉइंट को ख़ास तौर पे समझें। फिर इसके बाद जब सफ़रा की तैयारी हो जाती है तो मुख्तलिफ़ डक्ट्स के ज़रिए से फिर वो सफ़रा तैयार हो कर के सफ़र करता हुआ ये पित्ते में पहुंचता है, गैल ब्लैडर के अंदर, और फिर यहाँ पहुंचने के बाद बवक्त ज़रूरत उसने आंतों में अखराज पाना है, जिस वक्त ग़िज़ा को, ख़ास तौर पे फ़ैट्स को डिज़ोल्व करना हो। तो उस वक्त ये एक प्रेशर इसके अंदर होता है, उसके अंदर से रिलीज़ होता है, जो हम अपने लीवर और गैल ब्लैडर के अंदर होगा उसका मैकेनिज़्म हम वहाँ पर तफसील से समझेंगे। तो ये एक इसका छोटा सा तारुफ़ था। यहाँ पर भी एक बात और भी वजाहत कर दें ताकि हम आगे अपने अहम मौजू पे चलें। ये जो लीवर है हमारा, ये जो कंसिस्ट हुआ है, बना हुआ है, ये हेपाटोसाइट्स सेल्स से बना हुआ है। हेपाटोसाइट्स इसमें कसरत से हैं, और भी दीगर सेल हैं, कफर सेल वगैरह, लेकिन हेपाटोसाइट्स इसका मेन जो सेल है वो हेपाटोसाइट्स है। हेपाटोसाइट्स जो है मुख्तलिफ़ किस्म के लोब्यूल्स के अंदर मौजूद होते हैं, यानी कि इस तरह के मुख्तलिफ़ लोब्यूल्स बने हुए लिवर के अंदर, उन लोब्यूल्स के अंदर
मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स हैं जिसमें हेपाटोसाइट्स बहुत अहम काम अंजाम देते हैं, जो कि लीवर की हमारी स्पेशल क्लास के अंदर हम उसको तफसील से पढ़ेंगे कि उसके तमाम अतराफ़ में हेपाटोसाइट्स की, अगर लेट सपोज़ वो एक बॉक्स हम बना लें चौरस सा, तो उसकी चारों तरफ अलग अलग काम हो रहे होते हैं। तो वो क्या क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, उसको हम समझेंगे। और हम यहाँ देख रहे हैं कि ये एक लोब्यूल बना हुआ है, तो इसमें समझ लें कि ये सेल्स बने हुए, ये सेल्स वॉल हैं। ये कौन से हैं? मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स हैं, हेपाटोसाइट्स। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स यहाँ पर अपना अपना काम अंजाम देते हैं, और जिन्होंने इसमें से गुजरने वाले मवाद को अपने अंदर सक करना है या अपने अंदर तैयार मवाद को इसके अंदर रवाना करना है, तो इन चैनल्स के अंदर से, ये चैनल्स हैं, और इन चैनल्स के अंदर से जो मवाद तैयार होगा वो अपनी अपनी जगह पे चला जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए ये रेड मार्क है, यहाँ पर से जो इसकी डक्ट चलेगी वो ब्लड सप्लाई कर रही है, और ये ग्रीन जिसके अंदर यहाँ पर बाइल जितना तैयार होगा इस पूरे सेक्शन में वो अपने अपने चैनल लाइन के ज़रिए से बाइल डक के अंदर जाएगा, और उस डक के ज़रिए से फिर सारा जमा होकर के यहाँ पहुँचेगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो हमारा जो ब्लड आ रहा था लिवर के अंदर हेपाटिक पोर्टल वेन के ज़रिए से उसने पहुँचना है, और फिर वीनस सिस्टम के ज़रिए से जो फासिद टिश्यूज़ के अंदर से जो काम करने के बाद जो मटेरियल बचता है वो लेकर के उसने बाहर निकल जाना है। तो इस मुख्तसर सा इसका एक तारुफ है, तो इसको हम समझ लें जहन में, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहम मैकेनिज़्म और फंक्शन हम समझने वाले हैं, उसको समझने में हमें बहुत आसानी होगी। तो इतना मुख्तसर सा तारुफ के बाद हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि पहले लीवर ने काम क्या क्या करना है। कुछ न कुछ इसके इम्पॉर्टेंट काम हैं। पहले हम उन कामों को 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं, और जो इसकी ये जो बुनियादी ज़िम्मेदारियां हैं, ये जो 4 किस्म के काम हैं, 4 ज़िम्मेदारियां हैं, यहाँ हमने इसको तरतीब से 4 को लिखा भी है, और हम अपने हिसाब से इसको इसमें फ़िट करेंगे और बयान करेंगे। इसमें एक हमने लिखा डिटॉक्सिंग अमोनिया। डिटॉक्सिंग अमोनिया, अमोनिया एक जहरीला मादा तैयार हो जाता है, थोड़ी देर में उसको मज़ीद पढ़ेंगे, और उसको डिटॉक्सिंग यानी कि जहरीले मवाद को निकाल देना। तो अमूमन लिवर को जो इफ़ेक्ट करता है वो सबसे ज़्यादा जो जहरीला मादा होता है वो अमोनिया की शक्ल में आ जाता है। और अभी हम तफसील से देखेंगे कि ये अमोनिया जब इसमें ज़्यादा बन जाता है, रह जाता है, और इसको लीवर हैंडल नहीं कर पाता, तो ये हमारे ब्रेन सिस्टम को किस तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसके साथ साथ हमने लिखा है ड्रग मेटाबॉलिज़म। ड्रग मेटाबॉलिज़म क्या होता है? हम जो भी किस्म की अद्वियात जब मरीज़ को देते हैं, तो चाहे वो एलोपैथिक से हो, होम्योपैथ से हो, हमारी हर्बल में हो, आयुर्वेद के अंदर हो, चाइनीज़ मेडिसिन हो, कोई भी मेडिसिन हो, जब वो प्रोसेस होने के लिए उन्होंने भी कहाँ जाना है? लिवर के अंदर पहुँचना है। लिवर में पहुँच करके उसकी तोड़ फोड़ होनी है वहाँ पर, ताकि उसमें से वर्किंग मटेरियल जो जिस्म के लिए ज़रूरी है उसको आइडेंटिफाई करके उसको ब्लड में शामिल किया जाए और आगे भेजा जाए। तो ये काम भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? लिवर के अंदर जाके होता है। ये सलाहियत लिवर के अंदर होती है। कैसे होती है उसको भी हम समझे। जो अगली बात हमारी थी स्टोरिंग ग्लाइकोजन के मुतालिक, तो ग्लाइकोजन को भी इसने स्टोर करना है। जैसे कि हमने अपनी साबका वीडियोस में सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक के अंदर भी बताया था, तो वो स्टोर किस तरह से अपना मटेरियल को रेडी करके दोबारा ब्लड के अंदर शामिल करता है, ताकि वो जो सिंपैथेटिक सिस्टम था हमारा, उस वक्त ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ख़तरनाक हद तक गिर ना जाए, और उस वक्त इंसुलिन की जो पैदाइश है उसको भी रोका जाता है, ताकि इंसुलिन आ करके इसके साथ शामिल हो करके इसको उज़लात का हिस्सा ना बना दे। हाइपोग्लाइसेमिया वगैरह का ख़तरा भी इसमें बढ़ जाता है। तो खैर, तो यहाँ पर क्या है, इसने स्टोरिंग भी करनी है। लिवर ने अपने अंदर स्टोरिंग यूनिट भी है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह भी स्टोर होते हैं। तो इस वक्त हमने इसकी नुमाइंदगी ग्लाइकोजन को खाली लिख करके की है वगैरह। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की कुछ चीज़ें भी बनाता है। चीज़ें तो बहुत सारी ये प्रोड्यूस करता है, लेकिन हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको हमने ख़ास तौर पे यहाँ लिख दिया है। जो ये चीज़ें बनाता है उसको हम कहते हैं ABC, याद रखने के लिए ABC। इसे याद रख लेंगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज के हमारे लेक्चर से रिलेटेड है। एल्ब्यूमिन, A फॉर एल्ब्यूमिन, B फॉर बाइल, और C फॉर कोगुलेशन फैक्टर। एल्ब्यूमिन, इसके बारे में भी अभी हम बात करने वाले हैं। और बाइल, ये आपको पता ही है, सफ़रा, जो कि डक्ट के ज़रिए से गैल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है। और इसके साथ कोगुलेशन फैक्टर्स, ये मुख्तलिफ़ किस्म के, जब हमारे अंदरूनी या बैरूनी कोई ज़ख़म लग जाएँ
तो उन ज़ख्मों को हील करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर्स ब्लड में काम करते हैं, प्लेटलेट्स वगैरह से लेकर के WBCs और काफ़ी सारे फाइब्रोनोजेंस वगैरह। तो वो फैक्टर्स और उनको बना करके तैयार करके प्रोसेस करके उनमें से भी अक्सर ने कसरत से लिवर से आना है, लिवर से प्रोड्यूस होके आना है। तो हम एल्ब्यूमिन को पहले समझते हैं यहाँ पर प्रोड्यूसिंग से जो ये चीज़ें बना रहा होता है, क्योंकि एल्ब्यूमिन का बहुत अहम किरदार है लिवर के साथ। तो नॉर्मली लिवर का फंक्शन को तो हमने समझ लिया कि ये नॉर्मल हालत के अंदर है। अब हम ये समझते हैं कि एक मरीज़ ऐसा है कि जो कोई भी किस्म के मोटापे का शिकार है, या वो कसरत शराब नोशी करता है, या शराब के हामिल कोई अद्वियात या किसी चीज़ को खा रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। बाज़ जगहों पे हमने देखा है कि केक वगैरह जो प्रोड्यूस होते हैं उसके अंदर भी शराब को शामिल किया जाता है। बाज़ आयुर्वेद वगैरह के अंदर मुख्तलिफ़ अद्वियात और ऐसी होती हैं, उसके अंदर भी वो लोग शराब को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो गरज़ इस तरह की कोई चीज़ से डैमेज को लिवर को डैमेज होता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस वगैरह के वजह से भी इसमें बहुत ज़्यादा ओबेसिटी, हमने बात की, मोटापा, ये इसके अंदर बहुत अहम फैक्टर्स में से है। और इसके अलावा और क्या फ़ैक्टर हो सकता है, कोई साथी बताएंगे? टाइप 2 शुगर, टाइप 2 शुगर की वजह से भी लिवर डैमेज होता है बिल्कुल। और बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर हो जाए, यानी इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रही है लेकिन बॉडी के जो मसल्स हैं, मस्कुलर जो हमारे ख़ास तौर पे कौन से इरादी उज़लात, वो उसको अपने अंदर लेने के काबिल नहीं होते। तो वहाँ पर एक इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं हम इंसुलिन रेजिस्टेंस का, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। हाई ट्राइग्लिसराइड्स की वजह से भी हो जाता है। और इसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ साथ तो ये इस तरह की मुख्तलिफ़ वजूहात और असबाब बन जाते हैं कि जिसमें फैटी लिवर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसमें मर्दों औरतों दोनों में आजकल तो तफरीक करना मुश्किल हो गया है। औरतों में इसमें पहले कम होता था, लेकिन अब औरतों में भी बिलखसूस ओवर 40 के अंदर बहुत ज़्यादा फैटी लिवर नज़र आ रहा है। और मर्दों में भी आम तौर पे फैटी लिवर का जो मामला होता था, डिजीज़ होते थे, बहुत कम होते थे, लेकिन मर्दों में भी फैटी लिवर अब बहुत बढ़ गया है। और उनमें भी हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात 30 साल 25 साल 30 साल की रेंज में भी फैटी लिवर में हैं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स का, बर्गर, सैंडविच, पिज़्ज़ा, बे टाइम खाना, रात को हेवी खाना और सुबह हल्का नाश्ता करना। जहाँ सुबह तेज़ भारी नाश्ता करने की इजाज़त है तो वहाँ हल्का करते हैं, रात को हल्का खाना है वहाँ भारी खा लेते हैं। तो इस तरह के मुख्तलिफ़ फ़ैट्स, फिर बनास्पति घी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, मुख्तलिफ़ चीज़ें बनास्पति घी में समोसे तले जा रहे हैं। तो शादी ब्याह वगैरह में भी जो चीज़ें हम खाने को मिल रही हैं बनास्पति घी से मिल रही हैं। और बनास्पति घी कितना नुकसानदेह है, हज़रत साबिर साहब रहमहुल्लाह ने इस पे अपने 50s के अंदर अपने रिसालों के अंदर इसके बारे में बहुत तफसील के साथ लिखा, इसके नुकसानात, जब ये नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था। और आज हम उसके नुकसानात देख रहे हैं कि वो कितने बढ़ चुके हैं। लेकिन खुशनुमा पैकिंग के अंदर दस्तयाब ये बीमारी का बहुत बड़ा गढ़ हम बखुशी इस्तेमाल करते हैं। इससे अवॉइड करें, देसी घी को अपनाएं अपने खानों में, या सरसों के तेल को अपनाएं और उसको प्रोसेस करके इस्तेमाल करें, वो फ़ायदेमंद है। तो हम अब आते हैं एल्ब्यूमिन की तरफ। एल्ब्यूमिन खून में मौजूद एक प्रोटीन है जो 3 अहम काम सर अंजाम देता है। क्या क्या अंजाम देता है? सबसे मेन, जो हम अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, कराते हैं मरीज़ों को, उन अद्वियात को जिस्म के दीगर आज़ा तक ले जाने का काम एल्ब्यूमिन का है। बड़ी कमाल की चीज़ है। हम इंशाअल्लाह अद्वियात के मैकेनिज़म्स को भी समझेंगे यहाँ पर, तो वहाँ पर इसके पूरा मैकेनिज़्म अलहदा से वो क्लास पूरी एल्ब्यूमिन पे करेंगे, किस तरह से एल्ब्यूमिन पूरा लेके जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन आप ये समझ लें कि वो क्या करती है, ड्रग्स को मुख्तलिफ़ उसको प्रोसेस की हुई को वो अंदरून बदन आज़ा तक पहुँचाती है। इसके अलावा बहुत बड़ा अहम काम एक करती है, वो क्या करती है, ऑस्मोटिक प्रेशर को पूरी बॉडी की रगों में मेंटेन रखती है। ऑस्मोटिक प्रेशर समझते हैं ना, और ये वही प्रेशर था जो पानी के लिए हमने ब्लड प्रेशर वगैरह के अंदर भी बयान किया था कि उसको कैसे उसने रेगुलेट रखना है। तो हमारे जो शरियानी वरीदी निज़ाम है, इसके अंदर भी पानी, रतूबात मौजूद हैं और प्लाज्मा की शक्ल में ये वर्क कर रही होती हैं। तो इसको उनके अंदर मेंटेन रखने की ज़िम्मेदारी, क्योंकि इस एल्ब्यूमिन ने कहाँ गर्दिश करनी है, पैदाइश इसकी जिगर में होनी है। जिगर में पैदा होने के बाद इसने कहाँ सफ़र करना है, पूरा खून के अंदर, और ये खून के अंदर पूरे में ये सर्कुलेट करती रहेगी। और इसकी वजह से जो पानी का प्रेशर है वो मेंटेन रहता है, और ये पानी रगों से या आज़ा में से बाहर निकल करके
और नहीं स्टोर हो जाता। और जब लीवर डैमेज हो जाता है तो अभी हम समझेंगे, देखेंगे कि इस एल्ब्यूमिन की पैदाइश रुक जाती है, बंद हो जाती है, कम होती चली जाती है और फिर बंद हो जाती है जैसे जैसे लीवर डिसफंक्शन होता जाता है। तो क्या होता है, एल्ब्यूमिन मौजूद नहीं होता और टेस्टों के अंदर भी लो एल्ब्यूमिन आ रहा होता है, 3.5 से भी नीचे या 3.5 उससे नीचे चला जाता है। तो वहाँ पर क्या हो रहा होता है कि पानी जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ खलाओं में जमा होना शुरू हो जाता है, ख़ास तौर पे पेट के अंदर। तो वो उसको मैकेनिज़्म को हम दोबारा यहाँ एक मरतबा रिपीट करेंगे, समझेंगे कैसे होता है। और इसके साथ साथ कैल्शियम के साथ एल्ब्यूमिन ने बाइंड होना है। एल्ब्यूमिन कैल्शियम के साथ बाइंड हो करके और उसने उसको उसके मुताल्लिका जगह तक ले जाना, जैसे उसने मेडिसिन को लेके जाना है, पहुंचाना है, इसलिए इसने इसको बोन के अंदर पहुंचा करके बोन का हिस्सा बनाने के लिए भी एल्ब्यूमिन का बहुत अहम किरदार है। जब एल्ब्यूमिन अब नहीं प्रोड्यूस होगा लीवर में, लीवर के ख़राबी के नतीजे में, तो क्या होगा, कैल्शियम इसकी डेफिशिएंसी यानी कमी हो जाएगी। ब्लड के अंदर अगर है भी तो वो किसी काम का नहीं होगा, और जब वो किसी काम का नहीं होगा तो इस फैटी लीवर के पेशेंट्स में अमूमन देखा गया है कि उनकी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती हैं, चटकना बहुत आसान हो जाता है उनके लिए। तो ये 3 अहम काम एल्ब्यूमिन ने अंजाम देने थे। अंदाज़ा हुआ होगा आपको कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है एल्ब्यूमिन। तो जानवरों में भी ये एल्ब्यूमिन पाई जाती है, पौधों में भी पाई जाती है। इसलिए मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ, पौधे जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसी वजह से हम इसको अपने जिस्म में रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, और जिगर इस काबिल होता है कि इसको प्रोड्यूस कर सके। लेकिन इसको प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्री ही अगर ख़राब हो जाए, उसके अंदर अगर हंगामे हो जाएँ, हड़तालें हो जाएँ, तो क्या वो अपनी प्रोडक्शन दे सकेगी? वो नहीं दे सकेगी। तो अभी हम देखते हैं कि वो कैसे डिस्ट्रॉय हुई होती है और फिर कैसे डिसफंक्शन होती चली जाती है। अब यहाँ पर एक सिचुएशन को समझिए कि ये एक नॉर्मल जिगर है और ये नॉर्मल जिगर अब फैटी होना शुरू हो गया है। हम ये सारी चीज़ों को इसके अंदर अब हम समझेंगे और मुख्तलिफ़ इसकी स्टेजेस को भी समझेंगे। तो इंशाल्लाह कुछ बातें मिक्सअप आगे पीछे भी हो सकता हो, लेकिन हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसकी तरतीब को कायम रखें। अब ये एक नॉर्मल जिगर है जो अब फैटी किसी भी कारण, किसी भी वजह से, किसी भी मसले की वजह से अब ये फैटी होना शुरू हो गया। तो इसके ये जो सेल की ये जो जगह है, इस जगह पे ये इसके किनारे हैं लिवर के। अब इस किनारे के बीच में स्पेस ऑफ डेसी ये मौजूद है। स्पेस ऑफ डेसी के अंदर एक सेल्स मज़ीद होते हैं। सेल से तो सारा बना हुआ है। ये जो सेल होते हैं, इन सेल्स को क्या कहते हैं? यहाँ पर फैट स्टोरिंग सेल्स। आसान नाम करके मैं बोल रहा हूँ, फैट स्टोरिंग सेल्स। और इसको ये भी कहते हैं एल्टो सेल्स भी कहते हैं, लाइपोसाइट्स भी बाज़ लोग कह देते हैं, बाज़ लोगों ने और भी नए नाम रखे हुए हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे आसान नाम क्या है? फैट स्टोरिंग सेल्स। ये मुनासिब मिकदार में इन्होंने फ़ैट स्टोर करके अपने पास रखनी है। आम तौर पे जिगर के वज़न का 1200 से लेकर के 1400-1300 ग्राम तक लीवर आम तौर पर होता है। बाज़ में 1500 भी बाज़ इलाकों में हो जाता है किसी का नॉर्मल वेट बॉडी के हिसाब से। लेकिन उसका जो भी उसका वेट हो, उसका 5% से 10% के दरमियान, 5% से 10% के दरमियान अगर फैट यहाँ पर स्टोर हो रहा है लिवर के अंदर, ये इसके किनारों में, अपर लेयर के नीचे, तो कोई मसला नहीं है, मैनेजेबल है। लेकिन जब रेंज से बढ़ता है बॉडी वेट के हिसाब से, लेट सपोज उसका मैक्सिमम उसका 10% तक होना चाहिए था, लेकिन अब 10 से आगे बढ़ेगा, 10% से ज़्यादा स्टोर होना शुरू हो जाएगा, तो फैटी लीवर होने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अगर कोई छोटा है, उसका कद काट छोटा है, उम्र कम है और उसका 5% है, 6% है, 8% होना चाहिए था, और वो उससे वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो ये फैटी लीवर डेवलप होना शुरू हो गया। और एक बड़ी अहम बात कि फैटी लीवर जब बन रहा होता है और बन करके वो कई स्टेजें तय कर रहा होता है, बाज़ लोगों को कैंसर तक पहुंच जाता है और उन्हें पता नहीं चल रहा होता कि हम फैटी लीवर के पेशेंट हैं, क्योंकि इसकी अलामतें महसूस नहीं हो रही होती हैं। क्योंकि असबी निज़ाम को जो है ना, आपको अलामतों के ज़रिए से, मुख्तलिफ़ चीज़ों के ज़रिए से जल्दी से बताता नहीं है, लेकिन इसीलिए इसकी तशख़ीस ज़रूरी होती है। यूरिन से, नब्ज़ से तशख़ीस होकर के एक हाज़िक मौलिज बड़ी जल्दी उसको पकड़ लेता है कि आप इसमें फैटी लीवर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, जो लोग टेस्ट रिपोर्टों के मोहताज होते हैं, रिपोर्टें मेरी ठीक है, रिपोर्टें मेरी ठीक हैं, आखिर ठक करके वो कैंसर में या सिरोसिस में, अल्सर में पहुँचे हुए होते हैं। क्यों पहुँचे होते हैं?
रिपोर्टों के ऊपर क्यों इन्हिसार करते हैं? रिपोर्ट में तो उसकी एक रीडिंग फीड की हुई है कि ये रीडिंग क्रॉस करेगा तो बीमार बताना, इस रेंज के अंदर होगा तो नॉर्मल बताना। लेकिन तबीब जो अच्छा होता है वो क्या करता है, वो उसकी जो अगर उस सिम्ट वो रवाना हो गया है मरीज़, उसके अंदर डेवलपमेंट शुरू हो गई है किसी मर्ज़ की, तो वो उसे भी वक्त से पहले पकड़ लेता है, उसको अंदाज़ा कर लेता है। वो इंतज़ार नहीं करता कि मरीज़ पूरा बीमार हो जाए। तो अक्सर हमारे पास मरीज़ आकर के अक्सर ये कह रहे होते हैं रिपोर्ट तो मेरी ठीक है, आप कैसे ये बोल रहे हैं? यानी उनका यकीन ये होता है कि अगर रिपोर्ट में आएगा तो मानेंगे, फिर यही मरीज़ अपना बेड़ा गर्क करवा लेते हैं। इसी तरीके फिर बहसें भी करते हैं। और फैटी लिवर वाले और इस तरह के लोग ये टोटकेबाज भी बहुत होते हैं। अक्सर ये कोई ना कोई टोटके भी कर रहे होते हैं। इनको ये अंदाज़ा ही नहीं होता उस टोटके के नतीजे में इस वक्त हमारे जिस्म को किस चीज़ की ज़रूरत थी वो हमें लेना था, वो तुक्का कोई लग जाए तो उनका लग जाए। वरना मोस्ट ऑफ इन जो नेट से, इंटरनेट से और यूट्यूब से अपने लिए इलाज मुआलजे ढूंढते हैं और वो ढूंढ करके अपने ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं, उनका ये नतीजा होता है। हमें कई मरीज़ रब्ता करते हैं ना, तो रब्ता करते हैं व्हाट्सएप पे या कॉल पे और डायरेक्ट अपना मिजाज भी बता रहे होते हैं, हमारा ये फ़लाँ मिजाज है तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम है तो हमें इलाज बता दें। यानी कि वो वहाँ पर मुझसे भी टोटके मांग रहे होते हैं, जो कि मैं खुद पहले ही मुखालिफ हूँ कि मैं इस तरह के ना मैं किसी की तशखीस करता हूँ, ना मैं किसी को इस तरह के टोटके इलाज के बताता हूँ। ये मुआलिज का काम है, जिसके वो ज़ेर इलाज होगा वही उसकी तशखीस करेगा, वही इसकी दर्जा तय करेगा और वही उसको दवाई देगा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे नॉर्मल की। अब फैट स्टोरिंग होना शुरू हो गया। अब फैट स्टोरिंग शुरू हो गया का मतलब क्या है? अब ये लिवर बीमार होना शुरू हो गया, बीमार है। जब ये बीमार है तो ये क्या करेगा? सबसे पहले जो अल्ब्यूमिन है उसको मुतासर करना शुरू कर देगा। सबसे पहले किस चीज़ की कमी आनी शुरू हो जाएगी? एल्ब्यूमिन की। एल्ब्यूमिन प्रॉपर मैनेज नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे इसके अंदर फैट स्टोर होगा तो ये क्या करेगा? ये अंदर वाली जगह को भी ऑक्यूपाई करेगा। कुछ टुकड़े बाहर की तरफ फैलेगा, हल्का फुल्का कहाँ जाएगा? बाहर की तरफ फैलेगा। और कुछ क्या होगा? अंदर की तरफ ऑक्यूपाई होना शुरू हो जाएगा। ज़ाहिर है जब ये फैट स्टोर हो रहा है तो उसको स्पेस तो लेना है, लेकिन बाहर की जो इसकी तनी हुई स्किन है वो एक लिमिट तक उसको बाहर निकलने दे सकती है, लेकिन उसके बाद वो क्या करेगी? उसको अंदर की तरफ, चूँकि उसके अंदर स्पेस है तो स्पेस की वजह से जो यहाँ पर चीज़ बननी शुरू हो गई है वो अंदर की तरफ, दोनों तरफ साइडों से भी वो ऑक्यूपाई करेंगे। जब अंदर की तरफ ऑक्यूपाई करनी शुरू होंगी दर्जा बदर्जा, और ये बढ़ते 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 पूरे जिगर को फैल जाएंगी इसके अंदर और सबके सिस्टम को जाम करेंगी, तो क्या होगा कि ये जो वरीदी और शरियानी निज़ाम है, क्या ये खून की सप्लाई प्रॉपर दे सकेगा? तो जिस जिस जगह पे ये उभार बनते चले जाएंगे अंदर, तो ये उस जगह के करीब करीब के जो टिश्यूज़ होंगे, क्या वो काम करने के काबिल रहेंगे? वो नहीं रहेंगे। तो वो सारे टिश्यूज़ बिल आखिर चौथी स्टेज पे जा कर के सिरोसिस में तब्दील हो जाते हैं। सिरोसिस सख्त अकड़ा हुआ जो लिवर होता है, पत्थर के जैसा होने लग जाता है, वो लिवर की वहाँ पहुँच जाता है और उसके बाद वो कैंसर फाइनल स्टेज तय कर लेता है। और उस सिरोसिस से पहले जो स्कैरी जो सेल्स हैं वो इस हेपाटोसाइट्स की जगह ले लेते हैं। स्कैरी, डरावने, खौफनाक, स्कैरिंग। तो वो स्कैरी जो होते हैं सेल्स, वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं? वो बन जाते हैं और फिर अच्छे सेल्स की जगह वो ये बुरे सेल्स अपनी जगह ले लेते हैं और वो ये डेवलप करते हुए सिरोसिस में चले जाते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ से जो इब्तिदा छोटी सी हुई, जिसे अगर हम शुरू में इलाज करते या मरीज़ अब तवज्जो करता तो ये ठीक हो सकता था, लेकिन उसको उसने इतना आगे तक पहुँचा दिया कि अंदर लिवर के अंदर पूरा सिस्टम ब्लॉक होता गया, क्योंकि जैसे जैसे फैट अंदर प्रोड्यूस होती चली जाएगी तो अंदर के मैकेनिज़्म को बर्बाद करती जाएगी। और सबसे पहला जो इफ़ेक्ट होता है अंदर, जो शरियानी वरीदी निज़ाम मुतासर होता है और एल्ब्यूमिन बनने का अमल भी मुतासर हो जाता है। एल्ब्यूमिन ने क्या करना था? मैंने बताया कि इसने वाटर बैलेंस रखना था, शरियानों के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मैनेज रखना था, और इसने पानी के कितना अंदर शरियानों में रहना है, कितना उसको बाहर रहना है, उसको इसने कंट्रोल करते रहना था। लेकिन जब ये ख़तरनाक हद तक गिर जाएगी, जब ये रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, तो क्या होगा? मुख्तलिफ़ जगहों से पानी लीक करेगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं रहा। तो वो जो हम कहते हैं कि पेट में पानी पड़ गया है, फेफड़ों में पानी पड़ गया है और टांगों में स्वेलिंग आ गई है, और आपने स्पाइडर वेंस
भी देखी हुई हैं कि वो रगें मुख्तलिफ़ इस तरह की बन जाती हैं जिस्म में, बिलखसूस लिवर के पास भी नज़र आती हैं, टांगों में बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। तो ये कहाँ से आती हैं? ये जब एल्ब्यूमिन जो इसका कंट्रोलिंग यूनिट था, सिस्टम था, वो ख़तरनाक हद तक लो हो गया। लो होने के नतीजे में बल्कि बाज़ औक़ात बंद भी हो जाता है, जैसे जैसे स्टेज आगे जाती है तो ये काम रुक गया। तो अब एल्ब्यूमिन की पैदाइश नहीं हो पा रही, कम हुई, और खलाओं में, पेट में, गर्दन में, पेट मशकीज़े की तरह फूल गया, जिसको हम आम तौर पे कहते हैं ना एसाइटीज़ लफ्ज़ सब साथियों से वाकिफ़ ही होंगे। जब पेट के अंदर बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है तो ये पानी लीक होकर के कहाँ से आता है, अभी और मज़ीद इसमें हम बात कर रहे हैं। ये पानी लीक होकर के आया, उसका पहला जो रीज़न था, जो सबब था, कारण था, वो क्या था? एल्ब्यूमिन। क्योंकि यहाँ से अब जिगर के अंदर की तरफ सुकेड़ भी शुरू हो गई है। तो ये देखें कि कितना ख़तरनाक अमल शुरू हो गया। इसके बाद कैल्शियम, खून में कैल्शियम की मिकदार भी ख़तरनाक हद तक गिर जाती है, और क्योंकि एल्ब्यूमिन ने उसके साथ बाइंड हो करके चलना था, अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एल्ब्यूमिन मौजूद नहीं है, तो वो कैल्शियम वो भी इफ़ेक्टिव नहीं रही, और जब वो इफ़ेक्टिव नहीं रही तो हड्डियाँ कैसी होगी? भुरभुरी होती चली जाएंगी। हिप बोन्स, ख़ास तौर पे बड़ी बड़ी बोन, कार्टिलेज के अंदर भी जो है वो कैल्शियम नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि हड्डी की ग़िज़ा कैल्शियम है मेन, वो उस तक नहीं पहुंच पाएगी, प्रोसेस नहीं हो पाएगी। एल्ब्यूमिन ना होने की वजह से हड्डियां भी भुरभुरी होती चली जाएंगी, दिन ब दिन हड्डियां कमज़ोर होती चली जाएंगी, और इसमें इतना ये तरक्की कर जाती हैं कि एक सूरत होती है इसके अंदर, यानी कि हाथ के जो मसल्स हैं उंगलियों के, वो ऐसे सिकुड़ जाते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि जो ईसाई वगैरह होते हैं, उनकी जो दुल्हनें होती हैं, उनका एक लिबास ऐसे नीचे से ऐसे फैल जाता है और एक ख़ास माहियत इख्तियार कर लेता है। इस तरह से ऐसे उंगलियां हो जाती हैं यूँ अचानक। ये देख रहे हैं, ये ऐसी सूरत हो जाती है अक्सर, ये ऐसे पकड़ लेती हैं, यूँ कर लेती हैं, हरकत भी आनी शुरू हो जाती है, बाज़ औक़ात चेहरा अजीब अजीब सा होना शुरू हो जाता है। अभी हम दिमाग के ऊपर जो असरात होते हैं वहाँ भी जाएंगे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से कितना ये ख़तरनाक अमल शुरू हो गया। तो ये भी इसकी वजह से हो जाता है। और इसके अलावा जो जैसे हमारे यहाँ गाल पे या उसके मरीज़ के हम टच करेंगे या ऐसे क्लिप करेंगे तो एकदम यूँ बंद हो जाएगा, आँख भी बंद हो जाएगी, यूँ इस तरह की जो सिचुएशन होगी, ऐसे मसल्स इस तरह की माहियत इख्तियार कर जाते हैं, यानी कि वो अजीब व गरीब किस्म का रिस्पॉन्ड दे देते हैं। तो हम साथ साथ में देख रहे हैं कि ये चीज़ ना होने की वजह से कितने नुकसानात होते हैं। तो कैल्शियम जब ब्लड के अंदर इतना लो हो रहा है तो वो देखें कि कैसी ये हालत मरीज़ की कर देता है। अब बहुत ही एक और अहम चीज़ की तरफ निशानदेही करते हैं। जब ये चीज़ डिसफंक्शन हो रही है और एल्ब्यूमिन और कैल्शियम पे हमारी बात हो गई, नहीं हो पा रही, तो इसके साथ साथ जो इसने सफ़रा प्रोड्यूस करना था और सफ़रा पित्ता में आकर के स्टोर होता है, ये होना था, तो क्या ये अमल भी प्रॉपर हो पाएगा? क्योंकि ये भी श्रिंकेज का शिकार है, ये भी सुकेड़ के अंदर जा रही हैं। जब ये डिसफंक्शन हो रहा है, सुकेड़ की शक्ल में आ रहा है, तो क्या होगा कि हमारा सफ़रा भी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। जब सफ़रा प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा तो क्या ये इंटेस्टाइन्स में जा कर के फ़ैट्स को सोल्यूबल हालत में ला सकेगा जिस्म के अंदर? तो इसका मतलब है फ़ैट और मज़ीद प्रोड्यूस हो रही है, और प्रोड्यूस हो करके इस लीवर को मज़ीद फैटी लिवर बनाने का सबब बनेगी, जो हमने खाई भी है ग़िज़ा। इसीलिए हम ग़िज़ा जब मरीज़ का इलाज करते हैं तो सबसे पहले उसका परहेज़ शुरू करवाते हैं कि सबसे पहले उसको नुकसानदेह चीज़ों से बचाया जाए और उसके मुवाफ़िक चीज़ों को शुरू करवाया जाए, जो कि मरीज़ अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं और समझते हैं कि तो कोई मसला ही नहीं है, जो मर्ज़ी खा लो, तो वो फिर खसारे में रहते हैं। और बिलखसूस जो टोटकेबाज़ मरीज़ होते हैं, नेट से और इधर उधर से अपना इलाज कर रहे होते हैं, उन्हें एक पता ही नहीं होता, एक तरफ वो इलाज कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो चीज़ दोबारा खा भी रहे हैं जो उनके लिए नुकसान दें। खैर, तो यहाँ पर हमने देखा कि बिलिरुबिन जो है वो भी प्रोसेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो भी बिलिरुबिन को पता है ना, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, जो स्प्लीन के अंदर आरबीसीज़ जो कमज़ोर हो जाते हैं, ओवर एज हो जाते हैं, 120 दिन उनकी एज होती है, उस पे आ जाते हैं, तो उसको स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और फिर उसकी एक शक्ल बिलिरुबिन की शक्ल में ब्लड में आ जाती है। फिर लिवर उसको कैच करता है अपना एक एंजाइम उसके साथ अटैच करके, और वो फिर दोबारा लिवर में आ करके प्रोसेस हो करके किसकी शक्ल लेता है? सफ़रा की शक्ल इख्तियार करता है, और फिर वो यहाँ पर
इसके अंदर स्टोर होता है। तो अब जब लिवर प्रोसेस करने से रह गया सफ़रा, तो सफ़रा प्रोसेस करने से रह गया, तो इसका मतलब है वो जो अनकॉन्जुगेटेड बिलोरुबिन था जो कि स्प्लीन खारिज कर रहा था, जो कि ब्लड के अंदर अब मौजूद है, ब्लड में चला गया है और उसको फौरी तौर पे लीवर में पहुंच करके सफ़रा की शक्ल लेनी थी, लेकिन वो नहीं ले पा रहा। तो अब वो ब्लड में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। जब वो ब्लड में बढ़ रहा है तो वो क्या करेगा? पीलिया, जॉन्डिस उसका सबब बनेगा, क्योंकि वो बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। तो हमारा सक्लेरा जो है वो भी मुतासर हो रहा है, वो भी पहले आइडेंटिफाई कर रहा है पेशेंट का कि भाई इसको पीलिया हो गया है, उसके जिस्म तक पे मार्क आने शुरू हो जाएंगे। तो आप देखें लिवर डिस्फंक्शन होने के साथ साथ अब किस तरह से हम मर्ज़ को फैलता हुआ देख रहे हैं, कहाँ कहाँ फैलता हुआ देख रहे हैं कि वो उसके अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रहा। जैसे जैसे लिवर डिस्फंक्शन होता जाएगा वैसे वैसे वहाँ पर जॉन्डिस, उसके असरात वो भी फैलते चले जाएंगे। हड्डियाँ भी कमज़ोर हो रही हैं, पानी भी लीक होना शुरू हो गया है क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं है। इधर से पीलिया का मामला भी चल रहा है, कितने सारे ऑर्गन ख़राब होते चले जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय होते चले जा रहे हैं। जब कोलेस्ट्रॉल भी प्रोसेस नहीं हो पाया, ब्लड के अंदर बढ़ रहा है, अब वो आंतों में नहीं हो पाया, तो वो जिस भी जगह पे कोलेस्ट्रॉल रहेगा, जहाँ पर भी बॉडी के अंदर शरियानों में कहीं पर, तो वहाँ पर वो स्टोर भी होता जाएगा मुख्तलिफ़ जगहों पे। और जब वो स्टोर होता चला जाएगा तो क्या वो चॉकिंग का सबब नहीं बनेगा? लाजमी बात है, मुख्तलिफ़ जगह चॉकिंग भी उसकी होती रहेगी। तो जब वो चॉकिंग होती रहेगी तो मुख्तलिफ़ आज़ा तक जो ब्लड ने न्यूट्रिशंस पहुँचानी थी वो भी नहीं पहुँचा पाएगा, और वहाँ से जो फासिद मवाद को उठा करके वीनस सिस्टम में ला करके प्रोसेस करना था वो भी नहीं हो पाएगा। तो अब वो तमाम आज़ा दिन ब दिन कमज़ोर भी होते चले जाएंगे। तो आप एक तसव्वुर करें कि एक साथ अब कितने सारे लॉसेस बॉडी के अंदर फैलने शुरू हो गए हैं, और ये सारी अलामात हैं। अलामात किसकी आइडेंटिफाई कर रही हैं? भाई लिवर डिसऑर्डर हुआ, बीमार लिवर है। इसीलिए हम कहते हैं कि बीमारी और अलामत में फ़र्क को समझें। अलामत क्या होती हैं? वो ये होती हैं जो हम बता रहे हैं कि वो सारे इशारे दे रही हैं कि भाई ये मेन ये है, ये रूट काज है, इस रूट काज को ठीक करोगे वो सारी अलामतें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी जो अभी हम बयान की और आगे बयान करेंगे। इस फ़र्क को समझ के चलें। ये जो फैटी लिवर होना या उसके फैटी लिवर होने के बाद जो चीज़ों को रूनुमा हो रही हैं, अलामतें आ रही हैं, ये अलामतें किस को इंडिकेट कर रही हैं? तो इस फ़र्क को समझें। उन अलामतों का इलाज ना करें, उस अलामत के नतीजे में रूट काज को ढूंढें, तहरीक को ढूंढें, जहाँ पर प्रॉब्लम आई है वहाँ पर ढूंढें और फिर उसके मुताबिक इलाज को करें। इंशाल्लाह ताला इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अब हमने देखा कि यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल ये भी जम रहा है, बिलोरुबिन वो जिस्म में फैल रहा है, कैल्शियम वो हड्डियों को नहीं पहुँच पा रहा है, एल्ब्यूमिन एब्सेंट होने की वजह से, कम होने की वजह से वो लीकेज वो भी प्रोसेस शुरू हो चुका हुआ है। तो एक अहम चीज़ कोगुलेशन फैक्टर भी हमने यहाँ पर देखा कि कोगुलेशन फैक्टर्स यानी कि जो ज़ख़म मुख्तलिफ़ किस्म के कहीं डैमेज हो जाए बॉडी इंटरनली या एक्सटर्नली, तो उसको भी रिकवर करना है। तो ऐसे मरीज़ों में क्या होता है, उसके जो ज़ख़म भरने का या खून लीक हो जाए तो उसके रुकने का अमल बहुत देर से होता है, उसका जो टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और फिर जैसे 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 वो तरक्की करता जाए वैसे वैसे वो ज़ख़म फिर नहीं भरता। जिसमें शुगर के हम मरीज़ों को देखते हैं अक्सर कि वो इस स्टेज तक पहुंच चुके होते हैं कि उनका कोगुलेशन फैक्टर्स ब्लड में नहीं होते, जो कि हम अगर सही इलाज करें अद्वियात की मदद से ठीक करके उसको ले आते हैं, फिर उसके ज़ख़म भी ठीक होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ना हो तो वहाँ पर उसके ज़ख़म ठीक नहीं होते। तो यहाँ पर भी जो फैटी लीवर के मुख्तलिफ़ स्टेजें तय कर रहा है, इसके अंदर अगर इंटरनली अगर लीकेज हो जाए ब्लड की तो ज़ाहिर बात है वो लीक हो रहा है, और रप्चर भी हो सकता है, क्योंकि अभी हम प्रेशर देखेंगे कि कितना बड़ा प्रेशर डेवलप भी अभी होगा, और उस प्रेशर के नतीजे में यहाँ हमारी हलक की नाली, यहाँ पर भी जो खून की रगें हैं वो फटती हैं प्रेशर के सबब, और जब वो फटती हैं, बस्ट होती हैं, तो उसमें से क्या लीक होगा? ब्लड लीक होगा। जब वो ब्लड लीक होगा तो वो कहाँ जाएगा? दोबारा मैदे की तरफ जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से उसने नीचे जाना है। तो जब वो स्टूल में पास होगा तो खूनी पखाने आएंगे, स्याह पखाने भी आए हुए होते हैं, वो ब्लड ने अंदर रह करके क्लॉट और ब्लैकिश शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो स्याह पखाने भी आ जाते हैं। खून की उल्टी भी आती है, जब वो मैदे में गया और वहाँ पर रिएक्ट उसने किया और वो उल्टी की शक्ल लेता है, तो वो हलक में से जो ब्लड लीक हुआ होता है उसको भी लेकर के बाहर आता है, तो खूनी उल्टी भी आ जाती है। तो देखें कितने मैकेनिज़म्स हम देखते समझते जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पर इफेक्ट हो रहा है। आँखें भी इफेक्ट हुई हुई हैं, उल्टियाँ भी आ रही हैं, खूनी पखाने भी हो रहे हैं, और लीकेज भी हो रही है, ज़ख़म भी हो रहे हैं।
और उन सबको सही नहीं किया जा रहा, नहीं सही कोई हो पा रहा। क्यों? कि उसको जिस जगह से सही होना था वो लीवर था, वो ख़राब हुआ पड़ा है, और अब दर्जा बदर्जा वो लीवर मज़ीद ख़राबियाँ पैदा करता चला जा रहा है, मज़ीद अलामतें प्रोड्यूस करता चला जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि जब ये हलक की नाली बस्टिंग हुई भी होगी और जब हम कोई निवाला खाना चाहेंगे या मरीज़ खाना चाहेगा तो क्या वो निगल सकेगा, क्या खा सकेगा? वो लाजमी बात है, नहीं खा सकेगा। भूख वो भी मरीज़ की बंद हो जाती है। क्यों? अभी जब हम प्रेशर के अंदर जाएंगे तो हम देखेंगे कि मैदा भी फूल रहा है रिवर्स प्रेशर की वजह से। जब वो रिवर्स प्रेशर की वजह से वो भी डिसेबल हो रहा है, जब वो मैदा भी डिसेबल हो रहा है, ऊपर से ये जो एसोफेगस है हमारी, ये खुराक की नाली, वो भी मुतासर हो रही है। तो क्या इस मुतासर होने के नतीजे में क्या उसको भूख लगेगी? वो तो अज़ियत में मुब्तला है बेचारा, लेकिन उसको एहसास कम हो रहा है, बस पड़ा है। गुद्दी मरीज़ों में हम अक्सर कहते हैं कि ये इनको जल्दी मौत तो नहीं आती मर्ज़ की वजह से, मौत तो अपने वक्त पे अल्लाह की तरफ से जो आनी है, मर्ज़ के अंदर जो निडाल हो रहा है, लेकिन ये अपने आप को खींच रहा होता है, चला रहा होता है, और आखिरी स्टेजों पे अचानक ना करके बैठ जाता है, और फिर उसके बाद अपने मरने की भी बाज़ मरीज़ों को हमने देखा दुआएं करने लग जाते हैं, क्योंकि अज़ियत बड़ी होती है, अजीब सी लाचारगी होती है। खैर, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे इसकी फूलने की भी, तो उसको भी हम बात को पूरा कर लेते हैं। देखें, जब ये सुकड़ रहा है और ये तमाम चीज़ों के ऊपर प्रेशर आ रहा है अंदर, और ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो बारीक वरीदें, कैपिलरीज़ और ये हम दिखा रहे हैं, ये सब डैमेज होनी शुरू हो गई। अब हेपाटोसाइट्स भी डैमेज हो गए, कोई भी फंक्शन अपना प्रॉपर नहीं कर रहा, सफरा भी नहीं बन रहा, आंतों में भी नहीं जा रहा प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पर हमने देखा था कि ये मुख्तलिफ़ जिस्म के मकामात से, इसमें स्टमक, स्प्लीन, पेंक्रियाज, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये गट से भी जो मवाद आ रहा था तैयार होकर के जिसने लीवर में प्रोसेस होना था, तो क्या ये जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रही थी, जो भेज रही थी, क्या वो अब लीवर में आ सकेंगी? लीवर में नहीं आ सकेंगी। क्यों नहीं आ सकेंगी? आगे कुछ काम ही नहीं हो रहा, फंक्शन नहीं हो रहा। तो जैसे जैसे ये इसके अंदर जाना चाहेंगी और ये डैमेज हो रहा होगा और ये सुकड़ रहा है, वैसे वैसे क्या होगा, इसकी तरफ से प्रेशर एक बिल्टअप होगा। जो ये प्रेशर बिल्टअप होगा तो इसको आगे ऐसे जाने की बजाय इसको रिवर्स करेगा। जब ये रिवर्स करेगा तो सबसे पहले ये हेपाटिक पोर्टल वेन जो है ये लार्ज होनी शुरू हो जाएगी, फैलनी फूलनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही होगा ना। तो जब इसके अंदर रिवर्स है, इधर से भी जो पांचों ऑर्गन्स हैं वो अपना मवाद भेज रहे हैं, और इधर से लिवर लेने के काबिल नहीं है, बल्कि वो दबाव डाल रहा है, रिवर्स प्रेशर बनना शुरू हो गया। तो जब ये दोनों तरफ से दबाव होगा तो बीच में जो ल्यूमेन है, जो ट्यूब्स हैं सारी, वो ज़ाहिर वो स्टेज होंगी, जगह ऐसे भी खींचेंगी और ऐसे भी खींचेंगी। जब ये सारा अमल करेंगी तो उसके बीच में फेनेस्ट्रेशंस या पोर्स, फेनेस्ट्रेशंस गैप होते हैं जब सेल्स के दरमियान का, जब ये खींचेंगी तो इसके दरमियान गैप पैदा होंगे। जब ये गैप, जैसे जैसे जितना बड़ा गैप होता जाएगा उसके साइज़ का मटेरियल इनमें से बाहर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो जब ये गैप खींचना शुरू होगा तो इसमें से सबसे पहले क्या लीक होगा? पानी, प्लाज्मा की शक्ल में। जब ये फ्लूइड लीक होगा तो ये लीक होकर के कहाँ जमा होगा? पेट में। इस्तिस्का तबली, इस्तिस्का का अमल शुरू हो गया। और ये जब पेट, अक्सर मरीज़ों को देखा है उनके हाथ पाँव तो ठीक होते हैं लेकिन पेट फूला हुआ है, और पेट में महसूस भी होता है कि पानी है। अब वो पानी आया कहाँ से? वो कोई जिगर ने लीक नहीं किया। अक्सर लोग बोलते हैं जिगर ने पानी छोड़ दिया, वो जिगर ने नहीं छोड़ा, वो हेपाटिक पोर्टल वेन में से लीक हो रहा है, क्योंकि उसके मकाम को सही आइडेंटिफाई करें। मॉलिजीन है, हम सही बात करें। तो इसने जब यहाँ से लीकेज का अमल शुरू कर दिया तो ये पानी पेट की जो हमारी खलाएँ हैं उसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। जब पेट की खलाओं में पानी आना शुरू हो जाएगा तो इसके साथ साथ ये प्रेशर जो रिवर्स का है वो इन आज़ा की तरफ भी तो ये प्रेशर जा रहा है ना, इनको, इनमें से मटेरियल को भी नहीं आने देगा। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से आता रहे और यहाँ से लीक होता रहेगा। यहाँ से वो मटेरियल भी अभी होगा कि जो लीक नहीं हो सकता, अभी उसका साइज़ नहीं है, उस बराबर उसके अंदर जगह नहीं बनी, स्पेस नहीं बना। तो क्या होगा, यहाँ से इन आज़ा की तरफ, स्टमक की तरफ भी बैक प्रेशर जाएगा। तो स्टमक की तरफ बैक प्रेशर जाएगा तो स्टमक में जो मवाद मौजूद है तो वो उसको आगे वो धकेल नहीं पाएगा। तो जब उसके अंदर मौजूद है तो क्या वो भूख का एहसास दिलाएगा? दोबारा हंगर सेंटर को इतला करेगा कि अब खाली हो गया, दूसरी ग़िज़ा बेच नहीं बेच सकता। तो भूख लगेगी कि नहीं लगेगी? नहीं लगेगी।
तो ये भी एक वाज़ेह निशानी, एक सिम्टम हमारे पास आ गया। अब मरीज़ कहता है कि मुझे भूख नहीं लग रही है, और कोई जो है ना, कोई डेढ़ होशियार तबीब, कोई भी हो तबीब डेढ़ होशियार, वो उसको चूरन उठा करके कोई दे दे, या वो मरीज़ खुद ही जा करके स्टोर वाले को कहता है कि मुझे कोई फ़की दे दो, चूरन दे दो, मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे हज़म नहीं हो रहा है, मुझे कब्ज़ हो रहा है। तो कितनी ख़तरनाक सिचुएशन होती है कि बग़ैर तशख़ीस किए मरीज़ ने या गलत मुआलिज ने, जिसको तशख़ीस करना नहीं आती लेकिन डिग्री तो ले ली है किसी तरह, और वो बैठ गया है इलाज करने, और वो इंटरनेट से और उससे खाली सीख करके चंद बातें, और वो भी बहुत बड़े बड़े दावे करके, जैसे आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे माशाल्लाह मौलजीन आ गए दावेदार, और बड़े बड़े अपने खूबसूरत पोस्टें बना बना के मरीज़ों का अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो अपना वो ख़ुद भी मुहासबा करें कि आप सब ने भी मौत का जायका चखना है, और मैं अपने व्यूअर्स से भी कहता हूँ आप सब ने भी मौत का जायका चखना है और अल्लाह को जवाब देना है। तो अपने इल्म में इजाफ़ा करें, अपने मरीज़ के साथ ईमानदारी से चलें, ना कि शॉर्टकट करें और सिर्फ पैसे लेना, ये कोई कारामद बात नहीं है। मरीज़ों से भी कहूँगा कि वो भी अपने मौलिज को देख करके जाएं कि कौन से काबिल मौलिज है जिनके पास उन्हें जाना चाहिए, उसकी क्या उसको इल्म है, तिब का इल्म रखता है, बदन इंसानी का इल्म रखता है कि नहीं रखता, महज सिर्फ तुक्के करता है और वो सिर्फ अपनी मशहूरी करके सिर्फ मौलिज मरीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है अपने पास। और ख़ुद से इलाज करने से बचे। मैं बार बार कह रहा हूँ मरीज़ों को कि एक्सपर्ट, अब हमारी जो वीडियोज़ हैं हमारे मौलिजीन के अलावा जो गैर मौलिज लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, वो भी देखते हैं, क्योंकि वो कांटेक्ट करते हैं। अच्छी बात है, कांटेक्ट करते हैं, लेकिन अपने आप को तबीब के हवाले करें जो आपके तवक्कुआत पे पूरा उतर रहा है, आपका इलाज कर सकता है, ना कि ख़ुद दवाई मुंतखब कर लें और ख़ुद ही इलाज शुरू कर लें, और ना ही आप दवाइयाँ पूछें कि मुझे दवाइयाँ बता दो मैं कौन सी ले लूँ, क्योंकि आप किस दर्जे पर हो, आपका क्या डैमेज हो चुका है, अभी कहाँ पर जा कर के उसको रोकना है, तो उसके मुताबिक तबीब बताएगा। अभी हम देखेंगे कि जब जहरीला मादा भी इसके अंदर पैदा होगा तो ये जहर का मुकाबला करने के लिए हमारे पास कौन सी दवाई है, वो तबीब बताएगा। अगर निढाली है तो कौन सी दवाई देनी है निढाली में, वो तबीब बताएगा वहाँ पर, और उस कैफियत के मुताबिक जिसका वो इलाज कर रहा है, जिस तहरीक से वो इलाज कर रहा है, उसकी वो दवाई बताएगा, तो भी मौलिज उस वक्त देखेगा। अगर ये पानी लीक होने का मामला शुरू हो गया है, साइटिस का मामला शुरू हो गया है, तो उसके दर्जे के मुताबिक की दवाई फिर तबीब बताएगा। कहाँ मैंने मुसल देनी है, कहाँ मोरक शदीद देनी है, कहाँ मुलयन देनी है, कहाँ तरियाक देनी है, तो ये इंतखाब तबीब ने करना है। हम कोशिश करते हैं कि अपनी गुफ्तगू के अंदर बाज़ बातों को जानबूझ के हज़फ भी करते हैं ताकि वो आम लोग उस बातों को पिक करके अपने आप को हलाकत में, ख़राबी में ना डालें, बल्कि जो माहिर तबीब होगा तो वो हमारी वीडियोज़ भी जो तसलसल से देख रहा है और मुताल्ला करता है तो उसको आसानी के साथ समझ में आएगी कि हम उसको क्या मैसेज दे रहे हैं और क्या हिंट दे रहे हैं, जिससे उसको अपने मरीज़ को इलाज करने में बहुत आसानी होगी इंशाअल्लाह।